नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम जिस दिलचस्प कहानी की गहराई में जाने वाले हैं वो उन अनूठे आविष्कारों, समस्याओं को सुलझाने के अजीबोगरीब तरीकों और उन घटनाओं के बारे में है जो हमारी योजना के बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। सच कहूं तो ये एक बेहद मजेदार लेकिन शिक्षाप्रद दुनिया है। हम एक ऐसे युवा दिमाग की यात्रा को समझेंगे जिसके सपने तो आसमान छूने वाले हैं, लेकिन उन्हें सच करने का तरीका खैर थोड़ा अस्त-व्यस्त और अराजक है। हम मूल कहानी से ली गई जानकारियों के जरिए इस पूरी घटनाओं के ताने बाने को सुलझाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इन दो पहेलियों पर गौर करते हैं। देखते हैं हमारे समस्या समाधान के कौशल कितने तेज हैं। पहली पहेली, वो कौन सी अवधारणा है जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने खोजी और जो आज की पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है? एकदम सही सोचा, वो है शून्य या जीरो। और दूसरी पहेली, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा वो प्राचीन भारतीय अभ्यास क्या है? बिल्कुल, वो है योग। अब मजे की बात यह है कि ये जवाब हमें सीधे हमारे आज के मुख्य विषय महान खोजों और आविष्कारों से जोड़ते हैं। शून्य और योग जैसी महान खोजों ने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि हमारी आज की कहानी का मुख्य किरदार भी खुद को बिल्कुल ऐसा ही एक महान आविष्कारक मानता है। तो आइए कहानी के पहले भाग यानी सपने और खोज से इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का असली मजा इसके दो मुख्य किरदारों के बीच का जबरदस्त टकराव में है। एक तरफ है अनीता, उम्र 14 साल, जिसे नॉवल पढ़ने का शौक है। वो अपने भाई के हर काम को लेकर बेहद संशयवादी है। उसे बस अपने आसपास शांति चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उसका 13 साल का भाई आनंद है। आनंद, वो बहुत ही जल्दबाज, बेचैन और सबसे बड़ी बात, वो खुद को एक पक्का वैज्ञानिक मानता है। उसे घर के इलेक्ट्रॉनिक सामानों, तारों और औजारों के साथ छेड़छाड़ करने और नई चीजें बनाने का जुनून है। अनीता की एकदम सुलझी हुई तार्किक सोच और आनंद की अस्त-व्यस्त रचनात्मक दुनिया के बीच का ये रोजमर्रा का टकराव ही असल में इस पूरी कहानी की जान है। और यही टकराव हमें कहानी के दूसरे भाग की तरफ ले जाता है, जहां एक बर्गलर अलार्म बड़ी गड़बड़ी का कारण बनता है। दरअसल हाल ही में कॉलोनी में कुछ चोरियां हुई थी। अब हमारे युवा आविष्कारक आनंद के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। उसने तुरंत घर के लिए एक सुरक्षा प्रणाली यानी बर्गलर अलार्म बनाने का फैसला किया। आनंद ने इस अलार्म का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया वो जबरदस्त विस्तार से भरा था। इसे 4 बहुत ही सरल चरणों में बांटा गया था। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला, जब कोई चोर चुपके से और एकदम धीरे से दरवाजा खोलेगा तो अलार्म ट्रिगर होगा। दूसरा, एक तेज खनकने वाली आवाज होगी। तीसरा, दरवाजे के ऊपर टंगा पानी का एक भारी थैला सीधा चोर के सिर पर आ गिरेगा। और चौथा, जब चोर पानी से भीगकर पूरी तरह घबरा जाएगा तब आराम से पुलिस को बुला लिया जाएगा। सिद्धांत रूप से ये योजना बिल्कुल अचूक लग रही थी। अनीता ने साफ कह दिया था कि अगर डांट पड़ी तो वो उसे बचाने नहीं आएगी, लेकिन आनंद का आत्मविश्वास तो जैसे 7वें आसमान पर था। लेकिन विज्ञान के किसी भी प्रयोग की तरह सिद्धांत और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क होता है। आनंद की इस अचूक योजना का नतीजा बहुत ही हास्यास्पद निकला। हुआ कुछ यूं कि पापा घर वापस आए। अब पापा की हमेशा से आदत रही है कि वो दरवाजा बहुत ही सौम्यता से धीरे से खोलते हैं। तो बस आनंद के अलार्म ने पापा को ही चोर समझ लिया। जैसे ही दरवाजा धीरे से खुला, अलार्म जोर से बजा और वो पानी से भरा पूरा थैला सीधा पापा के ऊपर। पापा सिर से पैर तक भीग चुके थे और गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। और हमारा नन्हा वैज्ञानिक आनंद, वो इस पूरे हादसे के बाद ऐसे गायब हुआ कि तब तक नजर नहीं आया जब तक पापा का गुस्सा शांत नहीं हो गया। ये मजेदार घटना हमें बताती है कि बिना पूरी बात सोचे समझे किए गए प्रयोगों के नतीजे कितने भयंकर या कह लें कितने गीले हो सकते हैं। इस घटना के बाद आइए कहानी के तीसरे भाग पर चलते हैं, जहां बात अलार्म से बढ़कर सीधे टाइम मशीन बनाने तक पहुंच जाती है। उस अलार्म वाली घटना को महज 1 हफ्ता ही बीता था। फिर दोनों भाई बहनों ने बैक टू द फ्यूचर फिल्म देखी और बस इस फिल्म ने तो जैसे आनंद के वैज्ञानिक दिमाग में आग लगा दी। उसने तय कर लिया कि अब वो कुछ छोटा मोटा नहीं बल्कि सीधे एक टाइम मशीन बनाएगा। इसके बाद तो जैसे पूरे घर का नक्शा ही बदल गया। आनंद का कमरा तारों, स्प्रिंग और अजीबोगरीब पुर्जों के कबाड़खाने में बदल गया। पुर्जे इकट्ठा करने की धुन में उसने घर के जितने भी गैजेट हाथ लगे सब के सब खोल डाले। पूरे दिन हथौड़े और आरी की खटपट से घर गूंजता रहता। इस आविष्कार में वो इतना डूब गया कि बाल संवारना तक भूल गया और एकदम किसी पागल वैज्ञानिक जैसा दिखने लगा। लगातार 15 दिनों की इस कड़ी मेहनत के बाद आनंद ने आखिरकार ऐलान कर ही दिया कि उसकी टाइम मशीन तैयार है और रात को वो इसका परीक्षण करेगा। लेकिन पापा,
उनका जवाब बिल्कुल दो टूक था। जब मैं ना कहता हूं तो उसका मतलब ना होता है। पापा ने बेहद सख्ती से आनंद को किसी भी नए प्रयोग को करने से साफ मना कर दिया। माँ को जरूर आनंद का उतरा हुआ चेहरा देखकर थोड़ी दया आई, लेकिन पापा अपने फैसले से 1 इंच भी नहीं डिगे। नतीजा, वो महान टाइम मशीन बिना किसी परीक्षण के उसी कमरे में धरी की धरी रह गई। और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ यानी चौथे भाग में प्रवेश करती है, जब दोनों बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं। अगले दिन एक नई स्थिति सामने आती है। माता-पिता को एक शादी के सिलसिले में खड़गपुर जाना पड़ता है, जो वहां से कुछ घंटों की दूरी पर है। वो अगली शाम तक ही लौटने वाले थे, जिसका मतलब था कि अनीता और आनंद एक पूरी रात के लिए घर में अकेले थे। जाने से पहले माँ ने हिदायत दी कि किसी भी जरूरत के समय वे पड़ोस की शर्मा आंटी के पास जा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, माँ ने आनंद से पक्का वादा लिया कि जब तक वे वापस नहीं आ जाते वो उस टाइम मशीन को छुएगा भी नहीं। आनंद ने भी बुझे मन से वादा कर लिया। अनीता ने चैन की सांस ली कि चलो आज की रात तो कम से कम शांति से कटेगी। लेकिन क्या वो रात सच में शांत थी? रात के 11:30 बज रहे हैं। आनंद गहरी नींद में है, लेकिन अनीता अभी भी जाग रही है और अपनी एक मर्डर मिस्ट्री नॉवल में खोई है। तभी सामने के दरवाजे से खरोचने की एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती है। अनीता मन ही मन सोचती है कि शायद ये महज उसका कोई वहम है, लेकिन तभी दरवाजे की कुंडी जोर से खड़खड़ाती है और एक साफ क्लिक की आवाज गूंजती है। जरा माहौल सोचिए, रात का सन्नाटा, हाथ में मर्डर मिस्ट्री की किताब और दरवाजे पर ये खौफनाक आवाजें। अनीता की तो जैसे जान ही निकल गई। वो घबराकर नींद में डूबे हुए आनंद को झकझोर कर जगाती है और फुसफुसाती है कि बाहर दरवाजे पर कोई है। इस सस्पेंस के बीच आइए कहानी के 5वें भाग में चलते हैं और इस पूरी घटना के कारण और प्रभाव का थोड़ा तार्किक विश्लेषण करते हैं। अगर हम इस कहानी की संरचना को ध्यान से देखें तो समझना बहुत आसान हो जाता है कि हर घटना दरअसल पिछली घटना का ही नतीजा थी। चलिए इसे इस तालिका से समझते हैं। पहला कारण, आनंद ने अपना अलार्म ऐसे सेट किया कि वो धीरे खुलने वाले दरवाजे पर ही काम करे। इसका प्रभाव, पापा जिनकी आदत ही दरवाजा धीरे खोलने की है, वो अलार्म का शिकार हो गए और पूरी तरह भीग गए। दूसरा कारण, अनीता किसी भी झमेले से दूर रहना चाहती थी। प्रभाव यह हुआ कि उसने पहले ही आनंद को चेतावनी दे दी कि इस सब में उसका नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तीसरा कारण, दोनों ने बैक टू द फ्यूचर देखी और इसका सीधा प्रभाव क्या था? आनंद ने टाइम मशीन बनाने की ठान ली और पूरा घर सिर पर उठा लिया। और आखिरी कारण, पापा का वो सख्त ना, जिसका प्रभाव यह हुआ कि वो इतनी मेहनत से बनी टाइम मशीन बिना परीक्षण के बस रखी रह गई। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे पात्रों के छोटे छोटे फैसलों और उनकी आदतों ने मिलकर इस पूरी कहानी में इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी। और अब हम इस रोमांचक विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ पहुंचे हैं, जहां एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या आनंद ने टाइम मशीन को न छूने का अपना वो वादा वाकई निभाया था, या फिर उसने चुपके से उसे चालू कर दिया था? और सबसे बड़ा रहस्य, रात के उस भयानक सन्नाटे में सामने के दरवाजे पर असल में कौन है? क्या वो सच में कोई चोर है जिसके लिए वो पहला अलार्म बनाया गया था, या फिर ये आनंद की उस रहस्यमयी टाइम मशीन का ही कोई अप्रत्याशित नतीजा है? ये सवाल कहानी को एक ऐसे बेहतरीन मोड़ पर छोड़ देता है जो किसी को भी आगे सोचने पर मजबूर कर दे। उम्मीद है कि इस अस्त-व्यस्त लेकिन बेहद रचनात्मक कहानी के इस विश्लेषण ने ये साफ कर दिया होगा कि कैसे छोटी छोटी चीजें बड़ी घटनाओं की वजह बन सकती हैं। इस दिलचस्प चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।